बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जनरल पैथोलॉजी का जो पहला था, आज का हमारा पहला टेस्ट, जिसमें सिलेबस था, मेरे पास तो बिग ओपन पड़ी हुई है, मीडियम भी साथ पड़ी हुई है, लेकिन मीडियम को मैंने सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो पहला जो टेस्ट था वो स्टार्ट से लेकर इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी से लेकर रिवर्सिबल सेल इंजरी तक था, यहाँ तक था। तो इस टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें थी, तो मैंने यहाँ से एक मोबाइल से मैंने यहाँ पर, आपको नज़र नहीं आएगा, तो आपके पास टेस्ट तो होगा। तो सबसे पहला एमसीक्यू था, एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू अ टिश्यू प्रिपरेशन इज़ फाउंड टू इनहिबिट सेलुलर ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन, कि अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को इनहिबिट कर दे ज़्यादा डोज में, तो फिर एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करना छोड़ देता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ना काम करने की वजह से जो कल्चर फ्लूइड होता है, जो असल में इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के फ्लूइड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा, तो फिर होगा क्या? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने काम क्या करना था? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने, मार्कर भी फेंका है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने क्या करना है? 3 सोडियम को बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ करना होता है। ठीक हो गया? ये करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और इसी पंप से एसोसिएटेड एक और ट्रांसपोर्टर भी होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ठीक हो गया? ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब आपने समझना इस तरह से है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, उसने करना क्या? 3 सोडियम को बाहर फेंक देना, जिसकी वजह से बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर सोडियम अपनी कंसंट्रेशन के डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने की कोशिश करेगा, जिस तरह पैसिव डिफ्यूजन होती है। ठीक हो गया? लेकिन जब ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने की कोशिश करेगा, तो फिर सेल के अंदर से कैल्शियम बाहर जाने की कोशिश करता है। ठीक हो गया? सेल से बाहर कैल्शियम जाने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया? और दूसरी तरफ अगर आप देखो, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में आपने फ़र्क नोट कर लेना है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये पंप काम करना छोड़ देगा, तो फिर सोडियम बाहर जाना बंद हो जाएगा। जब सोडियम बाहर जाना बंद हो जाएगा, तो फिर अंदर आना भी छोड़ देगा। लेकिन जब ये पंप काम करना छोड़ देगा, तो फिर जो पोटेशियम जो सेल के अंदर ज़्यादा हो गया था, वो बाहर की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर देगा। इन शॉर्ट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ना काम करने की वजह से होगा क्या? कि सोडियम बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है? तो आपको इंट्रासेलुलर, ठीक है, सोडियम की एक्युमुलेशन देखने को मिलेगी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम की एक्युमुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। दैट इज़ वाई पोटेशियम को एज अ मार्कर के तौर पे यूज़ करते हैं सेल की इंजरी के लिए, कि जितनी ज़्यादा सेल की इंजरी होगी, जितनी ज़्यादा मसल की क्रशिंग होगी, जितनी ज़्यादा सेल की डेथ होगी, उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो जब भी सेल इंजरी की बात करें, सेल डेथ की बात करें, तो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाना होगा। तो इस तरह से आपने पहला एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, 55 ईयर ओल्ड हेल्थी पेन लिखा हुआ है, टेंडरनेस है, प्रेजेंटेड विद द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। ठीक है? तो उसको कोई इंजरी हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से चोट ही तो लगेगी, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ट्रॉमा होगा, और ट्रॉमा आता है किसके अंदर? फिजिकल एजेंट के अंदर आता होगा। ठीक है? फिजिकल इंजरी के कॉजेस में आता है। ठीक हो गया? तो फिजिकल एजेंट है इंजरी का। बाकी हम दूसरे सेल इंजरी के दूसरे कॉजेस को भी देखेंगे, तो उसका सही जवाब होगा सेल इंजरी। ऑल द फॉलोइंग आर द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ सेल इंजरी। ये सारे के सारे अल्ट्रा स्ट्रक्चरल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखने को मिलते हैं, सिवाय एक के। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे थे, एक जो था वो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर था, वो था वैक्यूलर डिजनरेशन और हाइड्रोपिक चेंजेस। ठीक हो गया? बाकी सारे जो चीज़ें चेंजेस हैं, वो सारे के सारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे आ जाती हैं, लेकिन जो वैक्यूलर हैं वो आपको स्पेसिफिक देखने को मिलती है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक हो गया? और जो एग्रीगेशन होती है परऑक्सीडाइज्ड फॉस्फोलिपिड की, तो उसका क्या मतलब है? माइलिन फिगर्स की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद टाइम ड्यूरेशन फॉर द अपेयरेंस ऑफ हिस्टोलॉजिकल चेंजेस के सबसे पहले आपने नोट करना है कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, और इरिवर्सिबल के बाद होती है सेल की डेथ होती है, चाहे वो अपोप्टोसिस से होती है, चाहे वो नेक्रोसिस से होती है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी को इस सिनेरियो में सेल स्वेलिंग से शो किया था। ठीक हो गया? सबसे पहले रिवर्सिबल, फिर इरिवर्सिबल, फिर सेल डेथ। तो सबसे पहले जब रिवर्सिबल है, तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो ये मिनट्स में होती है। फिर इसके बाद आपने ऊपर जाना है 1 से लेकर 2 घंटे, और फिर इसके बाद आपने जाना है 4 से लेकर 12 घंटे। तो उसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? मिनट्स
1 से लेकर 2 आर और 4 से लेकर 12 आर। तो आप इसी हिसाब से अपने पेपर के ऊपर देख लेना कि आपके 4 में से कितने MCQ ठीक है। ठीक हो गया। और अगर आपके कोई भी मसला, कोई भी क्वेरी है तो इस कमेंट सेक्शन में बता देना आप क्या मसला है, इसका जवाब हम फ़ौरन देने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको MCQ कवर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं टॉपिक को। ठीक हो गया। जिन्होंने टेस्ट परफॉर्म नहीं किया या फिर जो हमारे टेस्ट परफॉर्म करने के अलावा जो हमारे नॉर्मल व्यूअर्स होते हैं यूट्यूब के, तो उनको भी तो कोई ना कोई कंटेंट पेश करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक में, सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है पैथोलॉजी की डेफिनेशन है। पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? पैथोलॉजी होती है क्या? बीमारी की स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी के अंदर आप क्या देखते हैं? सेल, टिश्यू, ऑर्गन के अंदर स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और फंक्शनल चेंजेस। स्ट्रक्चरल के उसके अंदर क्या तब्दीली आई है, क्या स्ट्रक्चरल का मतलब एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल। जिस तरह आप बेसिक साइंस पढ़ते हो, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ठीक है, तो फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, स्ट्रक्चरल चेंजेस, और वो चेंजेस सेल, ऑर्गन, टिश्यू के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और उनकी वजह से डिजीज़ हो तो फिर इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और फंक्शनल चेंजेस को क्या बोलते हैं, या अल्टरेशंस को क्या बोलते हैं, जो डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी की हमने पूछा था कि पैथोलॉजी की क्या थी, मज़ीद सब डिवीजन होती है कि पैथोलॉजी, जिस तरह आप 3rd ईयर में जनरल पैथोलॉजी पढ़ते हो, 4th ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी पढ़ते हो, तो उसका डिफरेंस पूछा गया था। तो एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते थे कि जनरल पैथोलॉजी हम 3rd ईयर में पढ़ते हैं, स्पेशल पैथोलॉजी 4th ईयर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस देखने के बाद एग्जामिनर आपको तकरीबन 300 में से, टोटल पैथोलॉजी का 300 होता ना, तो आपको 600 नंबर देता। ओके, छोड़ो उसको। तो जो पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी को हम 2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है जनरल पैथोलॉजी होती है, एक होती है स्पेशल पैथोलॉजी होती है। जो जनरल पैथोलॉजी होती है इसमें आपने जनरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखनी होती है, और एक सिस्टेमिक या स्पेशल पैथोलॉजी होती है जिसमें आपने सिस्टम वाइज देखना होता है। ठीक है, ऑर्गन वाइज नहीं देखते, सिस्टम वाइज देखते हैं। तो फिर ऑर्गन का वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम, डेट इज़ वाई दिस इज सिस्टेमिक। ठीक है, जनरल में आप क्या देखते हो कि जो तमाम सेल या टिश्यू, यानी जनरल में आप रहते हो सेल या टिश्यू की तरफ रिस्ट्रिक्टेड रहते हो। सिस्टेमिक के अंदर आप ऑर्गन, और पहले ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं आप उन तक रहते हो। इसके अंदर आप जो पढ़ते हो वो कॉमन रिएक्शंस होते हैं, कॉमन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिलती है, स्पेशलाइज्ड। हर ऑर्गन सिस्टम के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक हो गया। तो ये आपको स्पेशलाइज्ड चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप इसकी एग्जांपल देते हो तो इसकी एग्जांपल होगी इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको वही चीज़ें देखने को मिलती है, रेडनेस, वार्मथ, हीट वगैरह, पेन, फंक्शनलेजिया, ठीक है, स्वेलिंग। जबकि इसके अंदर आप कह सकते हो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जैसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन लिख सकते हो, सीवीएस का डिजीज़ है, ठीक है, या एंसेफलाइटिस बोल सकते हो। ठीक है, वैसे एंसेफलाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इन्फ्लेमेशन स्पेसिफिक है ब्रेन के लिए। ठीक हो गया, सीएनएस के लिए। तो आपने सिस्टमिक, जनरल और सिस्टमिक पैथोलॉजी में इस तरह से डिफरेंस आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पैथोलॉजी के 4 पैरामीटर्स होते हैं। पैथोलॉजी के अंदर आप 4 पैरामीटर्स को देखते होते हो। कौन कौन से वो 4 पैरामीटर्स होते हैं? तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पैथोलॉजी के अंदर आप 4 चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है, कि आप पहली चीज़ क्या पढ़ते हो कि उसकी कॉज क्या है। ठीक है, जिसको आप सिंपल क्या बोलते हो, एटियोलॉजी बोलते हो। फिर उसका आप देखते हो कि इस बीमारी का बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से है, ठीक है, किस लेवल के ऊपर है। तो उसका जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं पैथोजेनेसिस। दूसरी चीज़ आप पैथोजेनेसिस पढ़ते हो। ठीक है, और इस पैथोजेनेसिस की वजह से क्या एसोसिएटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ रही है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है उनको आप मॉर्फोलॉजिकल में आप डालते हो, लेकिन जो फंक्शनल अल्टरेशंस होती है, ठीक है, और उस फंक्शनल अल्टरेशन की वजह से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो उसको आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर लिखते हो। ठीक हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर लिखते हो। मैं दोबारा बता देता हूँ, एटियोलॉजी के अंदर आप क्या लिखते हो, कॉजेस वगैरह देख लेते हो। पैथोलॉजी के अंदर तो किसी भी बीमारी का जो कॉज होता है उसको एटियोलॉजी बोलते हैं, उसका बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज़ ओरिजिनेट की है, तो उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। और मॉर्फोलॉजिकल के अंदर आप स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस को बोलते हो, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर आप क्या लिखते हो, फंक्शनल अल्टरेशन वगैरह देख लेते हो। ठीक हो गया। अब एटियोलॉजी क्या होती है, इनिशिएटिंग कॉज होता है किसी भी डिजीज़ का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी डिजीज़ का या सेल इंजरी का कॉज होते हैं। ठीक है, ओके, कॉज होते हैं, लेकिन इनको ब्रॉडली हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं? ब्रॉडली 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है जेनेटिक, एक होती है एक्वायर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक, एक होते हैं एक्वायर्ड। कि जेनेटिक हम जीन्स में आ रहे हैं, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँ।
ओके, तो जो जेनेटिक होते हैं आपके जीन्स में, जबकि एक्वायर्ड आपने कोई ना कोई इन्वायरमेंटल से डिराइव्ड किए हुए होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। जेनेटिक और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। जेनेटिक और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, आप जेनेटिक फैक्टर्स भी ये भी ठीक हो गया। ओके, या एक्वायर्ड के अंदर अपने इन्वायरमेंटल वगैरह। इन्वायरमेंटल में आप इन्फेक्शियस देख सकते हो, इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है आपका, कोई ना कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, मैकेनिकल एजेंट हो सकता है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शियस भी तो हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, इसके साथ इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, या न्यूट्रिशनल कॉज भी हो सकता है। वो हमने पढ़ना है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के अंदर। जेनेटिक में भी ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेड, और जेनेटिक भी कुछ म्यूटेशन होती है, वो कुछ इनहेरिटेड होती है, कुछ एक्वायर्ड होती है, और कुछ ऐसी होती है जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ठीक है, डिजीज एसोसिएटेड जेनेटिक वेरिएंट्स होती हैं, और कुछ मल्टी फैक्टोरियल भी होती है। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब है कि इन्वायरमेंट और जीन्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट और जीन आपस में दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल। अब मल्टी फैक्टोरियल के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल आती है वो आती है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की आती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की आती है, ठीक हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया एग्जांपल में, और कैंसर वगैरह आ गया। ये आती है किसके अंदर, मल्टी फैक्टोरियल के अंदर। जबकि जेनेटिक में ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है, एक्वायर्ड म्यूटेशंस भी हो सकती है, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, ठीक हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर आप मॉलिक्यूलर बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखती है, जो जिसकी वजह से डिजीज होती है, ठीक है, डिजीज होती है। ओके, पैथोलॉजी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही पैथोजेनेसिस है, ठीक है, वो यही पैथोजेनेसिस है, ठीक हो गया। तो पहले हम पैथोजेनेसिस की हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर, पैथोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या समझाती है? पैथोजेनेसिस दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है। पैथोजेनेसिस बल्कि तीन चीज़ों को आपस में जोड़ती है। पैथोजेनेसिस ये समझाती है कि कॉज की वजह से क्या स्ट्रक्चरल और क्या फंक्शनल अल्टरेशन देखने को मिले, ठीक है। एटियोलॉजी से यानी कॉज से क्या स्ट्रक्चरल, क्या मॉर्फोलॉजी देखने को मिली, और क्या हमें देखने को मिला क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्या हमें फंक्शनल अल्टरेशन देखने को मिला। तो इन तीन चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? ये पैथोजेनेसिस करती होती है, ठीक हो गया। जैसे एक डिसऑर्डर है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर आप नॉट ओनली, क्या ना सिर्फ जेनेटिक कोई डिफेक्टिव जीन को देखोगे, बल्कि इसके अलावा कोई ना कोई बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स भी देखोगे, ठीक है। यानी जो सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिस्टिक फिब्रोसिस किसी डिजीज़ का नाम है, सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ का नाम है, तो उसका कॉज क्या होगा? डिफेक्टिव जीन है, जो CFTR जीन होता है ना, उसमें डिफेक्टिव आ जाती है, ठीक है, डिफेक्टिव जीन होता है। डिफेक्टिव जीन की वजह से क्या होगा? डिफेक्टिव जीन की वजह से आपको पैनक्रियाटाइटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, जेनिटल ट्रैक की एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल सकती है, लंग्स का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ये सारा मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आएगा। अब किस तरह से डिफेक्टिव जीन की वजह से लंग्स और पैनक्रियास के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, तो उसको समझाने वाला काम कौन करती है? पैथोजेनेसिस करती होती है, पैथोजेनेसिस करती होती है, ठीक हो गया। ओके, और पैथोजेनेसिस को समझने के लिए बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आई हुई हैं। अब वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? वो कुछ जीनोमिक्स होती है, कुछ प्रोटियोमिक्स होती है। जीनोमिक्स जीन की स्टडी को बोलते हैं, प्रोटियोमिक्स प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट को, मेटाबोलोमिक्स मेटाबोलाइट्स को, ठीक है, मेटाबोलोमिक्स। मेरी स्पेलिंग वगैरह ख़राब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होता है, जबकि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? फंक्शनल अल्टरेशन होता है। तो इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है, मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरी तरफ होगा क्या? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आप फंक्शनल वगैरह देखोगे, ठीक है, फंक्शनल अल्टरेशन है, तो ये स्ट्रक्चरल अल्टरेशन है, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होती है। ओके, और ये हर डिजीज़ का स्पेसिफिक होती है, ठीक है, हर डिजीज़ का स्पेसिफिक है। मतलब मॉर्फोलॉजी से ही आप किसी डिजीज़ का कॉज पता चला सकती है। मॉर्फोलॉजी जो हमें नज़र आएगा, तो इसी मॉर्फोलॉजी की वजह से आप उस डिजीज़ की एटियोलॉजी को ढूंढ सकते हैं, और इन दोनों के दरमियान लिंक को जोड़ने वाली पैथोजेनेसिस होती है। इन दोनों को जोड़ने वाली लिंक होती है, पैथोजेनेसिस होती है। ओके, तो ये आपने इस तरह से देख लेना है। और लास्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको फंक्शनल अल्टरेशन देखने को मिलेगा। फंक्शनल अल्टरेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? फंक्शनल अल्टरेशन की वजह से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले हम लिख लेते हैं फंक्शनल अल्टरेशन, और फंक्शनल अल्टरेशन की वजह से आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे,
और ना सिर्फ साइन सिम्टम बल्कि इसके अलावा डिजीज़ की प्रोग्रेशन भी देखने को मिलेगी, डिजीज़ की प्रोग्रेशन, ठीक है, डिजीज़ की प्रोग्रेशन। असल में जो टिपिकल साइन सिम्पटम्स होते हैं, जो टिपिकल साइन सिम्पटम्स होते हैं उन्हीं को ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और जो प्रोग्रेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है, या आउटकम वाला बोल देते हैं, क्लिनिकल कोर्स या आउटकम हम कह सकते होते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम सेलुलर इंजरी की तरफ, ठीक हो गया, सेलुलर इंजरी। तो सेलुलर इंजरी को हम डायग्राम वगैरह से समझ लेते हैं, ये डायग्राम होती है रॉबिन से। तो इस डायग्राम के अंदर नॉर्मल सेल बताया हुआ है, नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस के अंदर है, पूरे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब इस सेल के ऊपर जो स्ट्रेस आएगा, अभी स्ट्रेस को बताया नहीं है कितनी इंटेंसिटी का है, कितने ड्यूरेशन का है, अभी स्ट्रेस आया, अगर वो सेल के पास कोई ना कोई फंक्शनल या स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन वाला कुछ मैकेनिज्म है, तब वो क्या करेगा, अडाप्ट करके सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। यानी तो सबसे पहले जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस, लेकिन वो स्ट्रेस इंजीरियस नहीं है, इतना ज़्यादा इंजीरियस नहीं है, और वो उस सेल के ऊपर आया जो अडाप्टेशन कर सकता है। अडाप्टेशन होती है क्या, रिवर्सिबल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई, ठीक हो गया। तो ये अडाप्टेशन आ जाती है, अडाप्टेशन में हाइपरट्रॉफी भी आ सकती है, हाइपरप्लेजिया भी आ सकता है, एट्रोफी भी आ सकती है, डिस्प्लेजिया भी रिवर्सिबल अडाप्टेशन होती है, ठीक हो गया। ये सारी अडाप्टेशन को हमने कवर करना है। लेकिन अगर दो कंडीशन है, या तो सेल को जो स्टिमुलस मिला था या जो स्ट्रेस था वो इंजीरियस था, ठीक है, चोट पहुंचाने वाला था, और वो सेल अडाप्ट ना कर सका। दूसरा कंडीशन क्या था कि वो सेल अडाप्ट ही ना कर सका, उसके पास हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया ये वाले मैकेनिज्म नहीं थे। मेटाप्लेजिया का मतलब होता है सेल का फिनोटाइप चेंज हो जाना, हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का साइज बढ़ जाना, हाइपरप्लेजिया का मतलब सेल का नंबर, ठीक है। तो दो कंडीशन है, या तो सेल अडाप्ट ना कर सका या जो स्टिमुलस था वो काफ़ी ज़्यादा इंजीरियस था, इन दोनों की वजह से सेल की इंजरी हो जाएगी। अब सेल की इंजरी भी डिपेंडेंट है कि जो स्ट्रेस था वो किस नेचर का था। अगर वो स्ट्रेस माइल्ड होगा और ट्रांजिएंट होगा, स्ट्रेस की क्वांटिटी कम होगी और वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए होगा, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, और रिवर्सिबल से सेल रिकवर कर सकता है जब हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे। लेकिन जब हम स्ट्रेस को रिमूव नहीं करेंगे, वो सीवियर होगा, प्रोग्रेसिव होगा, तब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो फिर इसके बाद फाइनल स्टेशन आना हमारा डेथ का आना है, सेल की डेथ का आना है, ठीक हो गया। वापस आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होती है, ठीक है। तो सेल डेथ, नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस है, अब ये क्या होता है अब तो हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। तो आप ये वाला फ्लो चार्ट भी देख सकते हो। अडाप्टेशन है, स्ट्रेस एक्सेसिव था, सीवियर था, परसिस्टेंट था, तो सेल इंजरी रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बन गई। जब इरिवर्सिबल बन गई तो सेल की डेथ पक्की है, और यहाँ पर आपको अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस वाला मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है। अब वो कौन से दो फैक्टर्स होते हैं जो रिवर्सिबल सेल इंजरी को इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं, इरिवर्सिबल इंजरी का बाइस बनते हैं। वो पहला ये क्या है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, तब वो रिवर्सिबल इंजरी इरिवर्सिबल बन जाएगी। या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर या फंक्शन लॉस हो गया, तब भी वो इंजरी रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बन जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या है, लॉस ऑफ डीएनए क्रोमेटिन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इन ये भी अगर हो जाता है, डीएनए और क्रोमेटिन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है, तब भी रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में जाना नागुज़ीर हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये क्या था, प्रोग्रेशन था। और यहाँ से मैंने एक एमसीक्यू उठाया था कि जो टाइम ड्यूरेशन का 1 से लेकर 2 घंटे, 4 से लेकर 12 घंटे और मिनट्स में रिवर्सिबल, और 1 से लेकर 2 घंटे इरिवर्सिबल होते हैं, और सेल डेथ तकरीबन कह सकते हैं कि 4 से लेकर 12 घंटे होती है। इस फ्लो चार्ट को आप थोड़ा-सा देख लेना। इसमें एक बात कह रही है कि जैसे ही सेल का फंक्शन डाउन होना शुरू हो जाता है, तो आपको बायोकेमिकल अल्टरेशन देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अभी सेल फंक्शन कर भी रहा है, तब भी वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी तक पहुँच जाता है। और आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलती है, सबसे पहले आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक, और फिर इसके बाद ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल। और ग्रॉस जब भी अपीयर होगी जब सेल का फंक्शन 0 पे होगा, जबकि जो लाइट वाली है और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल है जो उस वक्त तक आती रहती है जब तक सेल अभी तक फंक्शन कर रहा है, ठीक हो गया। तो आपने इसको देख लेना है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी के। तो कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी के ऊपर पहले से एक फ्लो चार्ट से वीडियो बनाई हुई है, तो जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करके हम आगे जाते हैं कि जो कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी है, सेल इंजरी के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सेल इंजरी का पहला कॉज है कि ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन है। अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो पहला जो कॉज है वो है और ऑक्सीजन डेप्रीवेशन है, जिसको आप हाइपोक्सिया वगैरह बोल सकते हैं, इस्कीमिया वगैरह बोल सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, डायरेक्ट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। जबकि किसी भी टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो को कम कर दे तो उसको बोलते हैं हम इस्कीमिया। ब्लड फ्लो को कम कर देना तो उसको बोलते हैं इस्कीमिया, ओके, इस्कीमिया।
अब होता क्या है कि हाइपोक्सिया के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन इस्कीमिया के अंदर ऑक्सीजन के अलावा न्यूट्रिएंट की दोनों की डेफिशिएंसी होती है। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हम चला सकते हो, देखेंगे न्यूट्रिएंट्स तो आ रहे हैं, ऑक्सीजन शायद ना आ रही हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो आ रही है। लेकिन इस्कीमिया के अंदर ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके अंदर आप एरोबिक और एनारोबिक दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से आर्टरी की ओक्लूजन होती है, ठीक है, तो इस्कीमिया हाइपोक्सिया देखने को मिल सकता होता है। अब हाइपोक्सिया के क्या कॉज हो सकते हैं? हाइपोक्सिया का कॉज ये हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। हाइपोक्सिया का कॉज क्या हो सकता है? इस्कीमिया हो सकता है कि ब्लड फ्लो कम से कम आ रहा है, ठीक है, या ब्लड फ्लो नॉर्मल है लेकिन उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, ठीक है, यानी आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम इसका फेलियर देखने को मिल रहा है। या तीसरा ये हो सकता है कि ऑक्सीजन ब्लड तक आ रही है लेकिन ब्लड उसको कैरी नहीं कर पा रहा, अनीमिया हो सकता है, ठीक है। या अगर आ रही है ऑक्सीजन पूरी आ रही है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तब उसको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोटॉक्सिक, ठीक हो गया, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ओके, टॉक्सिक प्रोडक्ट आ गया, जैसे साइनाइड की पॉइजनिंग होती है, ठीक है। या सीवियर ब्लड लॉस के केस में, हेमरेज के केस में भी हाइपोक्सिया वगैरह हो सकता है। दूसरा फैक्टर होता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इसी ट्रॉमा का एमसीक्यू आया था, बर्न्स हो सकते हैं, ये एक्सट्रीम बर्निंग हॉट है, या फिर डीप कोल्ड फ्रीजिंग हो सकती है, ठीक है, या सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एग्जांपल है बैंड्स की, केसिंग डिजीज़ की एग्जांपल है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, या इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हो सकता है, ठीक है। केमिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? केमिकल एजेंट जो कुछ केमिकल एजेंट इनॉक्यूअस होते हैं, जो हमारे लिए नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो इनॉक्यूअस के अंदर जो आपने लिखना है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको माइक्रोवैस्कुलर मैक्रोवैस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। ग्लूकोज डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, साल्ट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो साल्ट्स हाइपरटेंशन करवा सकता होता है, ठीक है, ठीक हो गया। या अगर आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर दें, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ख़राब कर दे, हाइपरकलीमिया करवा दे, हाइपोकलीमिया करवा दे, इस केस के अंदर भी हार्ट फेलियर हो जाएगा, एरिथमिया हो जाएगा, ठीक है, एरिथमिया हो सकता है, ओके। ये तो थे इनोक्यूअस केमिकल, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो इनोक्यूअस नहीं होती। इनोक्यूअस का मतलब होता है कि नॉर्मली इनएक्टिव होती है, हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल कंसंट्रेशन के नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो पॉइजनस कंपाउंड्स हैं, आर्सेनिक है, मरकरी है, सियानाइड है, ये हिस्टोटॉक्सिक अनीमिया का कर सकते हैं, हाइपोक्सिया वगैरह। हिस्टोटॉक्सिक अनीमिया नहीं होता, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया ही होता है, ठीक है। ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टोस, रिक्रिएशनल ड्रग्स, अल्कोहल्स के अंदर बहुत सारी थेरापेटिक ड्रग्स हैं जो केमिकल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर आपने वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीज़ें देख लेनी है, पैरासाइट, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन अगर हमारी बॉडी के अगेंस्ट हो तो उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून, और बाहर वाले के अगेंस्ट एक्सेसिव एग्जैजरेटेड देखने को मिले तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी देखने को मिल सकती है, या फिर आपको हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ है। जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ के अंदर आपने क्या चीज़ें देखनी है? जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ के अंदर या तो साइटोजेनेटिक होती है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर में मसला है, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में है, ठीक है, ठीक है, नंबर में या स्ट्रक्चर में। नंबर के अंदर डाउन सिंड्रोम आ जाती है, स्ट्रक्चर के अंदर आप डिलीशन आप कह सकते हो, एम्पलीफिकेशन है, इंसर्शन है, ठीक हो गया। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के अंदर आप कह सकते हैं प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी है, या कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, दूसरी चीज़ों की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर आ जाएगा। तो टाइम कम है, इस वजह से मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये सारे कॉजेज़ बताए हुए थे, और लास्ट कॉज है एजिंग है। एजिंग की वजह से भी सेल इंजरी की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है, और एजिंग के लिए आपने टीलोमरेज का फंक्शन ज़रूर याद रखना है, वो हम जाके पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी है। अब इसके बाद रिवर्सिबल सेल इंजरी है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान डिफरेंस पूछा था, ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर रिवर्सिबल, ओके, बस इसको मैं थोड़ा फोकस कर लूँ। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी।
ठीक हो गया। तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, नाम से लग रहा है कि अगर हम स्टिमुलस को निकाल देंगे, इंजरी या स्टिमुलस को निकाल देंगे, तब सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस क्या हो जाएगी, रिटर्न, ठीक है, चेंजेस रिटर्न वापस आ जाएगी जब हम इंजीरियर स्टिमुलस को रिमूव करेंगे। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग में बड़ा मसला आ रहा है, ठीक है। जबकि इरिवर्सिबल के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अल्टरेशन चेंजेस रिटर्न या वापस नॉर्मलाइज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नो नॉर्मलाइजेशन, ओके, नो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ब्लबिंग, ब्लंटिंग, डिस्टॉर्शन। जो ब्लबिंग डिस्टॉर्शन, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई है, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं इरिवर्सिबल के अंदर, मोर प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल सेल इंजरी। होते हैं दोनों में, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इंटैक्ट होती है, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होती, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ स्वेलिंग होती है, लेकिन इसकी बर्स्टिंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायलेशन होगी, ठीक है, डायलेशन होगी, और यहाँ पे आपको उसकी बर्स्टिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पे पोलिसोम की क्या कहते हैं, डिटैचमेंट भी देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। और आगे क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अल्टरेशन आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको पिक्नोसिस देखने को मिल सकती है, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, ये आपने पढ़ना है नेक्रोसिस के अंदर, अपॉप्टोसिस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आके कोई पिक्नोसिस वगैरह नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको डिसएग्रीगेशन देखने को मिलती है, डिसएग्रीगेशन देखने को मिलती है, ठीक हो गया, डिसएग्रीगेशन, ओके। और जो हाइड्रोपिक चेंजेस है, वो हाइड्रोपिक चेंजेस ज़्यादा अच्छी किस्म में देखने को मिलती है रिवर्सिबल के अंदर। हाइड्रोपिक चेंजेस होता क्या है, हाइड्रोपिक चेंजेस या उसको वैक्यूलर डीजनरेशन भी कहते हैं, कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं तो छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही सेगमेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ से देखो, ये डायग्राम देखा, तो ये डायग्राम अगर आप बना देते हो तो आपको अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी की डायग्राम है, और ये अपॉप्टोसिस से पहले इरिवर्सिबल सेल इंजरी की डायग्राम है, ठीक हो गया। तो ये नेक्रोसिस है और वो अपॉप्टोसिस है, ओके। तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है, तो उसके अंदर आपको माइलिन फिगर्स देखने को मिल सकती है, इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन ब्लैब्स देखने को मिल सकते हैं, इसमें आपको ठीक है। ये तो ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस, लीकेज ऑफ कंटेंट, ये सारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर देखने को मिलते हैं। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग और जो एमॉर्फस डेंसिटी वाले ग्रैन्युल्स, ये रिलेटिवली कम देखने को मिलती है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, ठीक हो गया। कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो अमॉर्फस डेंसिटीज़ है वो रिलेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, इसके अंदर दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ सेल, और जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ सेल आपको तमाम रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलती है। और स्वेलिंग किस तरह से देखने को मिलती है कि पैलेट देखने को मिल सकता है, टर्गर साइज बढ़ गया है, उसके साथ अफेक्टेड ऑर्गन का वेट भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सेल की स्वेलिंग का मेन कॉज क्या होता है, वाटर का इन्फ्लक्स हो जाना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के फेलियर की वजह से। जबकि फैटी चेंजेस उन ऑर्गन के अंदर देखने को मिल सकती है जो कि फैट को मोबिलाइज करती है, जिस तरह फैट को यूटिलाइज करना, फैट को बनाना, फैट को तोड़ना, जस्ट लाइक लिपिड्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरेशन, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, स्मॉल अमॉर्फस डेंसिटीज देखने को मिल सकती है, माइलिन फिगर की एक्युमुलेशन हो सकती है, डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद डिटैच राइबोसोम हो सकती है, या फिर आपको लास्ट में न्यूक्लियर अल्टरेशन। लेकिन यहाँ पर क्लम्पिंग वगैरह, इसके बाद जो पिक्नोसिस होती है, कैरियोरेक्सिस होती है, कैरियोलाइसिस होती है, ये होती क्या है, ये आपने इस टॉपिक पे आके देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस का मतलब है न्यूक्लियर कंडेंसेशन, फिर इसके बाद कैरियोरेक्सिस होती है, न्यूक्लियस की फ्रैगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, और फाइनली न्यूक्लियर डिसोल्यूशन हो जाती है, जिसको कैरियोलाइसिस बोलते हैं। ये आपने पढ़ना है किसके अंदर, नेक्रोटिक सेल के अंदर। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो इओसिनोफिलिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह ये है कि आरएनए लॉस हो जाता है, और प्रोटीन के जो गोबलेट्स होते हैं, प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स वगैरह, ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन थी इस टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर मसला क्यूरी है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।